तो आज हम एक भूतिया कहानी सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि उससे खोल कर देखेंगे। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेट पर फैली एक आम सी लगने वाली कहानी, एक अर्बन लेजेंड, आखिर इतनी ज्यादा डरावनी, इतनी असरदार बन कैसे जाती है। तो चलिए इस कहानी की एक एक परत को साथ में खोलते हैं। और देखिए, यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जड़ है। जरा सोचिए, देर रात का वक्त, काम की थकान और घर पहुंचने की जल्दी। ऐसे में हम अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपनी ऐप्स पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, है ना? और बस यही भरोसा जब एक अनजाने से डर में बदल जाए तो ये कहानी हमारे इसी मॉडर्न डर को पकड़ती है और यहीं से इसकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है। अच्छा, किसी भी अच्छी हॉरर स्टोरी का एक कह सकते हैं गोल्डन रूल होता है कि शुरुआत जितनी नॉर्मल, जितनी साधारण होगी उतना अच्छा। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रिक है ताकि सुनने वाला कहानी के किरदार से जुड़ जाए इससे पहले कि कुछ भी डरावना होना शुरू हो। तो देखते हैं इस कहानी में ये कैसे किया गया है। तो कहानी का मेन कैरेक्टर है निशा। कोई सुपर हीरो नहीं, बस एक आम लड़की जो हम सब की तरह ही अपने काम से बुरी तरह थकी हुई है। और उसे इतना रिलेटेबल बनाने का मकसद ही यही है कि हम उसके लिए एक हमदर्दी महसूस करें। क्योंकि जब हम किसी किरदार की थकान और उसकी घर पहुंचने की जल्दी को महसूस करने लगते हैं ना, तो फिर उसका डर भी धीरे धीरे हमारा अपना डर बन जाता है। और फिर आता है वो एक्शन जो कहानी को आगे बढ़ाता है, एक कैब बुक करना। सोचिए, ये कितना रोजमर्रा का काम है, एक ऐसा काम जिस पर हम शायद सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। कहानी लिखने वाले ने यहीं पर इसी भरोसे की कड़ी को पकड़ा है और अलौकिक यानी सुपरनैचुरल घटनाओं को हमारी रोज की टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है। और इसी वजह से ये डर हमें काल्पनिक नहीं बल्कि एकदम असली लगने लगता है। तो सब कुछ नॉर्मल है, कैब बुक हो गई, लेकिन यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। अब एक नॉर्मल कैब राइड एक अनजाने और डरावने सफर में बदलना शुरू होती है। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कहानी लिखने वाले ने कैसे बड़ी चालाकी से एक एक करके टेंशन को बढ़ाया है। और ये है पहला रेड फ्लैग, वो पल जब आराम की भावना खत्म होकर बेचैनी शुरू होती है। ये राइड शेयरिंग ऐप्स हमें कंट्रोल और सुरक्षा का एक एहसास देते हैं। ये गलत मोड़ उस एहसास पर पहला हमला है। अनिश्चितता डर की पहली सीढ़ी होती है। ड्राइवर का ये जवाब बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये सुनने में एकदम शांत और लॉजिकल लगता है। ये बहाना इतना आम है कि निशा और हम भी एक पल के लिए शायद इस पर यकीन कर लें। और यही चीज कहानी को और डरावना बनाती है, शक और भरोसे के बीच की ये धुंधली सी लकीर। अब देखिए यहां चीजें कितनी तेजी से बिगड़ती हैं। ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये कहानीकार की एक बहुत चालाक टेक्निक है। वो एक के बाद एक अजीब घटनाओं की जैसे बौछार कर देता है ताकि किरदार और हम दोनों की सोचने समझने की शक्ति थोड़ी देर के लिए सुन पड़ जाए। हर एक घटना डर को थोड़ा और बढ़ा देती है और पूरे माहौल को कंफ्यूजिंग बना देती है। और बस यही वो पल है जो सच और झूठ के बीच की लकीर को मिटा देता है। ये कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। निशा एक कैब के अंदर है, लेकिन बाहर की दुनिया कह रही है कि वो कैब तो कभी पहुंची ही नहीं। इस एक पल में डर सिर्फ रास्ता भटकने का नहीं रह जाता, बल्कि ये डर अपनी ही सच्चाई पर, अपनी हकीकत पर शक करने का बन जाता है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां डर अपने चरम पर है। सारे छोटे छोटे सुराग, सारी अजीब घटनाएं एक साथ जुड़कर एक भयानक सच की तस्वीर बनाने वाली हैं। 3:33। इस वक्त को कई कल्चर में डेविल्स आवर या एक अशुभ समय माना जाता है। और यहां पर सिर्फ ये नंबर दिखाना अपने आप में एक ड्रामा क्रिएट करता है, एक ठहराव लाता है। ये वो पल है जब लगता है कि अब सुपरनैचुरल ताकतों ने पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया है। समय का रुक जाना डरावनी कहानियों का एक क्लासिक तरीका है, ये बताने का कि किरदार अब असल दुनिया के नियमों से बाहर किसी और ही डायमेंशन में फंस चुका है। ये एक साफ संकेत है कि अब लॉजिक काम नहीं करेगा और यहां से बचना लगभग नामुमकिन है। और ये है वो खुलासा, वो चिलिंग कन्फेशन। ड्राइवर महेश का ये ठंडा शांत कबूलनामा डर को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। अब तक जो डर अनजाना था, जिसका कोई चेहरा नहीं था, अब उसकी एक पहचान है। वो कोई लुटेरा या किडनैपर नहीं, बल्कि एक भूत है जो अपनी ही मौत की कहानी को बार बार जी रहा है। तो जब डर अपने पीक पर है, कहानी अचानक एक यू टर्न लेती है। ये हमें एक पल की राहत देती है, एक ऐसा एक्सप्लेनेशन जो लॉजिकल लगता है।
लेकिन असल में ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, एक जाल है ताकि जो आखिरी झटका लगे वो और भी जोर से लगे, और एक झटके में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो क्या वो भयानक राइड सिर्फ थकान की वजह से आया एक बुरा सपना था? कहानीकार यहां हमें एक आरामदायक लॉजिकल जवाब देता है ताकि हमारी रुकी हुई सांसें वापस चल पड़ें। और फिर इस सब कुछ ठीक है वाली थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए सबूत भी दिए जाते हैं। फोन का टाइम, बैटरी, नेटवर्क सिग्नल, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। ये सारे फैक्ट्स हमें यकीन दिलाने लगते हैं कि हाँ, जो कुछ भी हुआ वो शायद निशा के थके हुए दिमाग का वहम था। कहानी हमें एक झूठी लेकिन आरामदायक सेफ्टी की फीलिंग देती है। लेकिन यहीं पर यह कहानी अपना सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दांव खेलती है। एक आखिरी ऐसा सबूत जिससे झुठलाया नहीं जा सकता, एक ऐसा सबूत जो उस झूठी सुरक्षा वाली फीलिंग को एक झटके में तोड़ देता है और पीछे बस एक गहरी ठंडी सिहरन छोड़ जाता है। ये है वो आखिरी पल का सस्पेंस, एक छोटी सी डिटेल जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। डर का सबसे असरदार रूप अक्सर बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि ऐसी ही छोटी, नामुमकिन लगने वाली गड़बड़ियों में छिपा होता है, और हमारा दिल फिर से जोर जोर से धड़कना शुरू कर देता है। और ये है कहानी का फाइनल पंच, सबसे जोरदार। ये एक तस्वीर इस बात का पक्का सबूत है कि वो राइड असली थी। सपना टूट चुका है, और जो डरावनी हकीकत है वो हमेशा के लिए निशा के फोन में एक डिजिटल सबूत बनकर कैद हो गई है। और यही सबूत इस कहानी को सिर्फ एक पर्सनल अनुभव नहीं, बल्कि एक वायरल होने लायक कहानी बना देता है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक भूत के बारे में नहीं रह जाती। ये कहानी है टेक्नोलॉजी पर हमारे अंधे भरोसे की, हमारे अकेलेपन के डर की, और सबसे बढ़कर उस सवाल की कि इस डिजिटल दुनिया में क्या असली है और क्या वहम। और यही वो सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बहुत देर बाद तक हमारे दिमाग में घूमता रहता है।